नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। आज बुलेटिन में बात होगी बिहार में चुनावी सुगबुगाहट की, मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी की, जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रही है कांग्रेस की मुश्किल और मॉनसून सत्र का कब होगा आगाज, और आखिर में बात स्वास्थ्य मुसीबत में बढ़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बने ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला की जगह लेंगे धनखड़। खट्टर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं ओम प्रकाश धनखड़। प्रधानमंत्री मोदी ने की उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात, मौजूदा स्वास्थ्य हालात की ली जानकारी, साथ ही सैनिकों के स्वास्थ्य का जाना हालचाल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बयान, राजनीतिक पार्टियों के सुझाव पर तय होगी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख। चुनाव आयोग ने बिहार की राजनीतिक पार्टियों से मांगे सुझाव। मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बुलाई टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, जनता को अनावश्यक बाहर निकलने से रोकें। दिल्ली में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन की हुई शुरुआत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया उद्घाटन। इस मौके पर दिल्ली के कई पुलिसकर्मियों ने किया प्लाज्मा डोनेट। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में स्वास्थ्य मुसीबत और मौसम दोनों के कारण जनजीवन प्रभावित है। आम आदमी बेहाल है। बावजूद इसके सूबे में सियासी सुगबुगाहट दिन ब दिन तेज होती नजर आ रही है। चुनाव आयोग भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, बिहार में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव टालने की मांग की है, लेकिन सत्ता पक्ष प्रचार की तैयारियों में व्यस्त है। ऐसे में आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखिए आदित्य, लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था इसीलिए है क्योंकि जनता अपनी बेहतरी के लिए सरकार चुने, राज्य के संचालन की जिम्मेदारी अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपे, ताकि न किसी का अनैतिक दबदबा कायम हो, न कोई अपनी मनमर्जी करे और जनता के हितों की अनदेखी करे। लेकिन बिहार में हम इस वक्त देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन को जनता के हितों से अधिक चुनावों की फिक्र है। बिहार इस वक्त कई कारणों से बेहाल है। सेहत, रोजगार, शिक्षा, मौसम, खेती, हर जगह लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी इन मुसीबतों पर बात करने की जगह या तो आरजेडी की पुरानी गलतियों की याद जनता को दिला रही है या चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। इन सब के बीच जनहित से जुड़े मसले हाशिए पर चले गए हैं। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग ने भी अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि बिहार में चुनाव स्थगित करने की उनकी कोई मंशा है, बल्कि जेडीयू चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। भाजपा जो है वो वर्चुअल रैलियां कर रही है, क्योंकि शायद वे भी यही चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो लेकिन राज्य में चुनाव हो जाएं। जबकि राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों की मांग है कि चुनाव रियल टर्म्स पर होने चाहिए, यानी जब नेता सीधे जनता के बीच जाकर उससे संवाद कर सके और जनता भी सीधे नेताओं से बात कर सके। अभी हालात इसकी इजाजत नहीं देते। मतलब अभी वर्चुअल रैलियां या सभाएं होंगी तो उसमें एक तरफा बात होगी। विपक्ष इसी बात का विरोध कर रहा है आदित्य, और मांग कर रहा है कि हालात सामान्य नहीं होते तब तक चुनाव टाले जाएं। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है या नहीं, और चुनाव तय समय पर होंगे या बाद में। मगर लोकतंत्र का तकाजा तो यही है आदित्य कि चुनाव तभी हो जब जनता की पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी के बीच अब फोन टैपिंग मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। इस बीच अब मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। राजस्थान का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। हर नए दिन के साथ सूबे की सियासत में कुछ नया देखने को मिल रहा है, और अब राजस्थान सरकार ने फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी के मुखिया सीआईडी के एसपी विकास शर्मा होंगे। एसआईटी में एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एटीएस के एसपी स्तर के अधिकारी होंगे। दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार टिकेगी या गिरेगी, इसे लेकर सियासी समीकरण और उलझते जा रहे हैं। इसी बीच फोन टैप मामले ने कई परेशानियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ा है, जबकि बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गहलोत सरकार ने इसमें केस भी दर्ज कराया है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने वॉइस सैंपल कोर्ट के आदेश के बाद भी देने से इनकार कर दिया है। अशोक सिंह और भरत मलानी ने सैंपल देने से इनकार कर दिया है। अब राजनीति इस बात की चल रही है कि किसने टैप केस को मंजूरी दी थी। इसे देखते हुए बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि जो ऑडियो टेप वायरल हुआ है वह विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इसे देखते हुए गहलोत सरकार ने केस दर्ज कराया है। सरकार का कहना है कि विरोधी उनकी सरकार को गिराने के लिए डील कर रहे थे।
इसी मामले में शनिवार को संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां बाद में कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया। ऐसे में अब पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो बड़ा कदम माना जा रहा है। देखना होगा कि एसआईटी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस ऑडियो टेप मामले में विरोधियों की परेशानी बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रही है, तो वहीं बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार भी विपक्ष के तल्ख तेवर का शिकार हो रही है। जी हां, दिन ब दिन बिगड़ते स्वास्थ्य हालात ने विपक्ष के सवाल अब और भी तल्ख कर दिए हैं, जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भले ही कोरोना से लड़ाई में भारत को कई देशों से बेहतर बता रही हो, लेकिन जो आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। जी हां, अब रोजाना 35,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो जनता की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस के तीर सत्ताधारी बीजेपी पर और भी तीखे हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना के मामले और इससे जिंदगी गंवाने वालों के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। कोरोना की टेस्ट संख्या कम करके और इससे जिंदगी गंवाने वालों की संख्या को कम बताकर, जीडीपी की गणना के लिए एक नया तरीका अपनाकर, चीन की हरकत पर मीडिया को डरा धमकाकर, ये भ्रम जल्दी टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट पर किया है, जिसमें अखबार ने भारत में कोरोना से काल के गाल में समा रहे लोगों की संख्या को रहस्यमय बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत में अब कोरोना केस 10 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिका और ब्राजील के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जहां कोई नहीं जाना चाहता है। वहीं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की जीडीपी गणना के तरीकों पर भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। साथ ही चीन की हिमाकत को लेकर भी राहुल गांधी लगातार सरकार पर तल्ख हो रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर राहुल ने सरकार को जमकर घेरा है। देखना ये होगा कि राहुल के इस तल्ख रवैये पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। अब राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर कटाक्ष कब थमते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। दरअसल सूबे के बीजेपी नेताओं के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र के हालात और कई राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा हुई है। इस मुलाकात में क्या रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं और बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर महाराष्ट्र की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। बीते शुक्रवार को फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर महाराष्ट्र के शुगर इंडस्ट्री के लिए केंद्र से पैकेज दिलाने में मदद करने की मांग की थी। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से भी भेंट कर शुगर इंडस्ट्री की चिंताओं के बारे में बताया था। वहीं शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना काल में पार्टी की ओर से संचालित सेवा कार्यों की जेपी नड्डा को जानकारी दी गई। जेपी नड्डा ने उनसे महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के उपायों के बारे में भी जानकारी दी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विपक्ष का नेता होने के नाते व्यवस्था में कमियों और सुधार के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में सरकार को बताना मेरा काम है। मैं मांग करता हूं कि मुंबई में जांच बढ़ाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि फडणवीस कोरोना की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के कई हिस्सों का दौरा करते रहे हैं। अब भले ही फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष से महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की हो, लेकिन राजस्थान का सियासी घटनाक्रम देखते हुए यह मुलाकात कई अटकलों को जन्म दे रही है। खैर, अटकलों का बाजार तो फिलहाल मध्य प्रदेश में भी गरमाया हुआ है, जहां जल्द ही 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मगर इसी बीच सूबे में दल बदल के खेल की सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है, जिससे एक बार फिर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के खेल ने पूरी सियासत को बदल दिया था। विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गई और चुनाव जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस विपक्षी दल बन गई। लेकिन कांग्रेस उपचुनाव में पूरा दम लगा रही है ताकि जीत हासिल की जा सके, लेकिन अपने ही कुछ नेता कांग्रेस की परेशानी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल उपचुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से सूबे की सियासत में दल बदल का खेल जोर पकड़ रहा है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी दिनों में कांग्रेस को और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कांग्रेस के 3 विधायक अभी पाइपलाइन में हैं। वहीं मंत्री इंदल सिंह कंसाना के मुताबिक ये संख्या 10 तक हो सकती है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे विधायकों के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता था जिन्हें जाना था वो चले गए। वर्तमान की प्रदेश बीजेपी सरकार के पास सिर्फ आरोप, बयान और घोषणाओं के अलावा कुछ बचा नहीं है।
वो सोचते हैं आम जनता को मूर्ख बना लेंगे। वर्तमान में हर वर्ग परेशान है। पहले खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई, मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, फिर विभाग नहीं बांट पाए और अब सरकार नहीं चला पा रहे हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं मौजूदा वक्त में विधानसभा की स्थिति पर गौर करें तो 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 24 विधायक त्याग पत्र दे चुके हैं। वहीं 2 विधायकों के दुनिया से अलविदा कहने के कारण भी सीट खाली है। इस तरह कुल 26 स्थान खाली हैं, जहां उपचुनाव होने हैं। वर्तमान में 204 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 107, कांग्रेस के 90 और सपा, बसपा और निर्दलीय मिलाकर 7 विधायक हैं। ऐसे में देखना होगा सूबे की सियासत में आने वाले दिनों में और कितने रंग देखने को मिलते हैं। अब बीजेपी की इस जोड़ तोड़ की नीति से कांग्रेस कैसे खुद को बचाती है, क्या तैयारी करती है, ये देखना होगा। वहीं तैयारियां तो इस वक्त संसद के मानसून सत्र की शुरुआत को लेकर भी जोरों पर है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी है। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो कब शुरू होगा मानसून सत्र, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से हर एक काम प्रभावित हुआ, कारोबार से लेकर संसद तक। लेकिन सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह से संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार कर रही है, जिसमें कार्यवाही के दौरान सदस्य उपस्थित हो सके। ऐसा कहा जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र स्वतंत्रता दिवस बीत जाने के बाद होगा। 15 अगस्त से 23 सितंबर के बीच मानसून सत्र शुरू होने के आसार हैं, जिसको लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। उसी को लेकर पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। संसद सत्र कैसे संचालित होगा, इसका अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के स्तर पर होगा। मानसून सत्र के संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी जारी होगा। बीजेपी के कई सांसदों ने बातचीत के दौरान बताया कि 15 अगस्त के बाद ही मानसून सत्र चलने की सूचनाएं आ रही हैं। उससे पहले आयोजन संभव नहीं है। नियम ये है कि 2 संसद सत्र के बीच 6 महीने का अंतर नहीं हो सकता। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण बजट सत्र 23 मार्च को खत्म हुआ था। ऐसे में 23 सितंबर से पहले मानसून सत्र का संचालन जरूरी है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच जून से लेकर अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अफसर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संसद सत्र के आयोजन की रूपरेखा बनाने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि संसद सत्र के संचालन के दौरान 2 सांसदों के बीच उचित दूरी मेंटेन की जाएगी। अमूमन मानसून सत्र जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होता आया है, लेकिन इस बार स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से जुलाई में आयोजन संभव नहीं हो पाया। ऐसे में अब अगस्त से सितंबर के बीच इसके आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल सभी को मानसून सत्र की तारीखों का इंतजार है, साथ ही ये भी कि इस बार का मानसून सत्र कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अब मानसून सत्र की कार्यवाही कब शुरू होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं नजरें तो फिलहाल पड़ोसी देश पर भी हैं, जो अपने दोहरे चरित्र को बार बार सामने ला रहा है। दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख की ओर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, जबकि भारत पूरे मसले को बातचीत के जरिए हल करने की पहल कर रहा है। चाहे वो NSA की चीनी विदेश मंत्री से बात हो या फिर दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता हो, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, समझौते का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ चीन की हरकतें भी जारी हैं। भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद के बाद समझौते और बातचीत का दौर तेज हो गया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि चीनी सेना ने शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले हाईवे पर समर वॉर गेम के तहत बड़े पैमाने पर सैनिकों और युद्ध सामग्री जुटाई थी, लेकिन मिट्टी ढोने वाले ट्रकों समेत सभी परिवहन संसाधनों का इस्तेमाल कर चुपके से सैनिकों और युद्ध सामग्री को भारत की ओर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, चीन ने नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में भी तब्दील कर दिया। चीन ने सैनिकों की 2 डिवीजन को लद्दाख में भारतीय इलाके के नजदीक तैनात किया था, जबकि 1 डिवीजन को शिनजियांग में रिजर्व रखा, जो 48 घंटे के भीतर लद्दाख पहुंच सकती थी। तो मतलब साफ है कि चीन बातचीत में कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही करता है। दरअसल रक्षा मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि बातचीत से मसला कितना हल हो सकता है ये कह नहीं सकते। तो क्या अब ये माना जाए कि दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बात नहीं बन पाई है? तो क्या चीनी सैनिकों का पीछे हटना उनकी किसी कूटनीति का हिस्सा है? उधर नेपाल भी भारत को लेकर अलग रवैया अपना रहा है। विवादित नक्शे को मंजूरी देने के बाद नेपाल ने भारत के सड़क और बांध बनाने का विरोध किया। नेपाल का कहना है कि भारत के सड़क और बांध निर्माण से उस इलाके में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। जाहिर है आजकल नेपाली PM KP शर्मा ओली भी चीन की भाषा बोल रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर भारत की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात दुनिया में बढ़ती बेरोजगारी की। देश और दुनिया में स्वास्थ्य मुसीबत के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसे काबू में करने की कोशिश के बीच कई और परेशानियां लोगों की बेचैनी बढ़ा रही हैं। जी हां, विश्व भर की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है और करोड़ों लोग जल्द ही बेरोजगार होने वाले हैं, जिसे लेकर माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
कोरोना ने दुनिया को सिर्फ स्वास्थ्य मोर्चे पर ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी गहरी चोट पहुंचाई है। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। दरअसल कोरोना को रोकने के लिए दुनिया भर में पूर्णबंदी लागू की गई थी, जिससे कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। कई कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई। अब भले ही पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियों को तेजी दी जा रही हो, लेकिन बेरोजगारी अब भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है और ये परेशानी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ का कहना है कि कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को इतना मुश्किल कर दिया है कि इस साल 25 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। हाल ही में स्मिथ ने कहा है, दुनिया को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नौकरी पाने के लिए नए कौशल को सीखने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट गणना के अनुसार 2020 में वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या 1 बिलियन के चौथाई हिस्से तक पहुंच सकती है। स्मिथ ने कहा, ये एक चौंका देने वाली संख्या है। कोरोना सीमा का सम्मान नहीं करती है। केवल अमेरिका में कांग्रेशनल बजट कार्यालय का अनुमान है कि देश में बेरोजगारी दर में 12.3 अंक की वृद्धि हो सकती है। 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ लोग बिना नौकरी के होंगे। कई अन्य देशों और महाद्वीपों को भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने दुनिया के 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोगों को साल के अंत तक नया डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद करने के लिए एक नई वैश्विक पहल करने की घोषणा की थी और अब बेरोजगारी को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।